पिछले 8 साल में देश पे 73 लाख करोड़ का ज्यादा कर्जा हुआ। दूसरों को ज्ञान देने के पहले इस सरकार को संज्ञान लेना जरूरी है कि देश के सामने जो समस्या है उसका निदान कहां से होगा। 98,676 रुपए हर भारतीय पे कर्जा है। गर्व से कहो हम भारतीय हैं। मनमोहन सिंह ने छोड़ा था तब देश पे कर्जा था 55 लाख करोड़ और अब 128 लाख करोड़ का कर्जा हुआ है। हमारा जो व्यापार घाटा है वो 88% बढ़कर 192.41 अरब डॉलर माने 14.52 लाख करोड़ हुआ है। शायद पहली बार इस देश के ब्यूरोक्रेसी ने अपना नैतिकता का बल सामने रखते हुए कोई अच्छा काम करने का प्रयास किया। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखेड़े बोलता है। अशोक वानखेड़े बोलता है तो फिर अशोक वानखेड़े तोलता है। और इस बार फिर तुलेगी केंद्र सरकार, वो इसलिए कि महंगाई के मार से पूरे देश में जनता परेशान है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी गैस, एलपीजी गैस, जिधर देखो उधर ग्राफ ऊपर जा रहा है, कीमतें ऊपर जा रही है, नीचे आने का नाम ही नहीं। और लगातार ये बोला जा रहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो तुरंत कीमतें कम होगी। लेकिन 5 राज्यों के चुनाव भी हुए और जैसा कि हमने आशंका जाहिर की थी कि राज्यों के चुनाव के नतीजे आते से ही पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ेंगे, क्योंकि विश्व स्तर पर क्रूड की कीमतें बढ़ गई है। अब वो कीमतें नीचे भी आ गई हैं, लेकिन जैसी कीमतें नीचे आती हैं हमारे यहाँ कीमतें ऊपर उठती हैं, क्योंकि पुराने घाटे भी कंपनियों को पूरे करने होते हैं। लेकिन फिर सरकार क्या कर रही है? सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठे है और सरकार नई बातें लोगों को सुनाने जाती है। कई बार यूक्रेन और रशिया के बीच में हम मध्यस्थता कर रहे हैं, हम विश्व की बहुत बड़ी ताकत बन गए हैं। कई बार किसी और की बात होती है, बच्चों को ज्ञान दिया जाता है एग्जाम कैसे दें। दूसरों को ज्ञान देने के पहले इस सरकार को संज्ञान लेना जरूरी है कि देश के सामने जो समस्या है उसका निदान कहां से होगा। मैं एक टेलीविज़न चैनल और जैसा कि हिंद वॉइस पे, और ख़ासकर मैं नाम लेके बोलता हूं क्योंकि हम किसी के ना डरते हैं किसी से, ना किसी से कोई लेना देना है। जो सच्चाई वो सामने रखना ये पत्रकारिता का धर्म है। मैं जी टीवी का चौधरी साहब का कार्यक्रम देख रहा था, जो पंजाब सरकार को लताड़ते हुए कह रहे थे कि आपके ऊपर इतना कर्जा है साहब कि आपकी स्थिति श्रीलंका जैसी होने वाली है। अब आजकल श्रीलंका एक नया उदाहरण सामने आने लगा, जहाँ 100 रुपये की चाय और 1000 रुपये के ऊपर का पेट्रोल हो गया है, जहाँ इमरजेंसी लागू हो गई है। सरकार में रहने के लिए मना कर दिया, विपक्ष ने सरकार में जाने के लिए मना कर दिया, लोग रास्ते पे है, क्रिकेटर रास्ते पे है, हाहाकार मचा हुआ है। क्योंकि जो लोग सरकार में थे उन्होंने आर्थिक स्थिति को छोड़ बाकी सभी फ्रंट पे बहुत ज्यादा काम करने की वाही लुटवाई थी। हमारे यहाँ एक कहावत है, बिना भोजन ना भजन हो गोपाला। और यहाँ भोजन का मतलब मैं अर्थ व्यवस्था के तरफ इंडिकेट करता हूँ। तो वो कार्यक्रम देखने के बाद मुझे लगा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने यदि 1000 रुपये महिलाओं को दे दिए और 300 यूनिट बिजली फ्री दे दी तो शायद श्रीलंका जैसी स्थिति पंजाब में होने जा रही है। चौधरी साहब बखान कर रहे थे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण देश की स्थिति है। ऐसे लोग भी पत्रकारिता में हैं जो वन साइडेड चलते हैं। हमने पंजाब सरकार पे भी सवाल उठाए थे। सरकार सत्ता में आने के बाद हमने ये भी कहा था कि इतना 1000 करोड़ कर्जा है सरकार पे, तो रेत की चोरी और इलेक्ट्रिसिटी की चोरी और माफियाओं से जो कमीशन खोरी चल रही है, भ्रष्टाचार, उसको रोक के भी कितना पैसा इकट्ठा होगा। आम आदमी पार्टी का प्रोजेक्शन 40,000 करोड़ का है, जिसमें 37,000 करोड़ उनको खर्चा करने हैं। तो उनका ये कहना है कि ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं ये सब कागजी आंकड़े मानता हूँ। भ्रष्टाचार कभी कम होता नहीं और चोरी कभी रुकती नहीं, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए पैसा आपको भी चाहिए।
केजरीवाल जी पैसा कहाँ से लाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो उनको भी कहीं ना कहीं इधर उधर का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आई, यदि पंजाब की स्थिति ऐसी है तो क्या हमारे देश की स्थिति क्या है, जरा देश की तरफ झांक के देखें। वित्त मंत्रालय का हाल ही में रिलीज किया हुआ आंकड़ा जो बताता है कि 2014 में जब सबसे भ्रष्ट, सबसे नाकारा, राष्ट्रद्रोही सरकार जिसको बीजेपी करार देती है, ऐसी मनमोहन सिंह की सरकार जब 2014 में सत्ता से उतरी तो देश पे 54.90 लाख करोड़ का कर्जा था। 54.90 लाख करोड़ का कर्जा इस देश पे था। 2014 से लेके 2022 तक, इन 8 सालों में जितना जो 54 लाख करोड़ मैं बता रहा हूं, ये आज़ादी से लेके 2014 तक विभिन्न सरकारों का लिया हुआ कर्जा, उतारा हुआ कर्जा, ये सब जोड़ तोड़ के जब गए तो 54 लाख का कर्जा था। मतलब आज़ादी से लेके 2014 तक देश में 54 लाख का कर्जा सर पे आया। एक 55 लाख पकड़िए, क्योंकि 90 लाख है तो उसको 55 लाख करोड़ ही पकड़िएगा। जो 1947 से लेके 2014 तक हुआ, उससे डबल मात्रा 8 साल में कर्जा बढ़ाया गया। पिछले 8 साल में देश पे 73 लाख करोड़ का ज्यादा कर्जा हुआ और कुल कर्जे का आंकड़ा जो है अभी जो मेरे सामने है वो है 228.41 लाख करोड़। मनमोहन सिंह ने छोड़ा था तब देश पे कर्जा था 55 लाख करोड़ और अब 128 लाख करोड़ का कर्जा हुआ है। 1947 से लेकर 14 तक 55 लाख करोड़ का कर्जा और मात्र 8 साल में 73 लाख करोड़ बढ़कर ये 128.41 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। यदि हम इसे हमारी जनसंख्या के अनुपात में दे दें तो आप सभी 98,676,000 पर हेड, मतलब 98,676 रुपये हर भारतीय पे कर्जा है। गर्व से कहो हम भारतीय हैं। ये दिसंबर का आंकड़ा था। मुझे लगता है जिस स्पीड से देश पे कर्जा बढ़ रहा है, अभी हम सभी लखपति हो गए होंगे, क्योंकि हम सभी पे अब 1 लाख रुपए तक का कर्जा नरेंद्र मोदी के इस वित्तीय प्रबंधन के कारण हो चुका है। आने वाले समय में क्या होगा, मुझे कर्जा बढ़ता ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2014 से लेकर 2022 तक विभिन्न चुनाव जीतने पे, सरकार के कामकाज पे, अच्छे कामकाज पे मोहर समझ के ये सरकार वही मूर्खता कर रही है जो 2014 से लगातार करती जा रही है। चुनाव जीतने के मायने ये नहीं कि लोगों ने आपकी सारी वित्तीय स्थितियां या वित्तीय व्यवस्था को अनुमोदित किया हो। जब किसी भी देश की वित्तीय स्थिति सुधारने की जो मुख्य कारण, जो मुख्य द्योतक होते हैं, बार बार कहा जाता है हमारी जो इकोनॉमी है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, वो लगातार कंजम्पशन के आगे पीछे दौड़ती है। मतलब उपभोक्ता बेस्ड हम अर्थव्यवस्था संभालते हैं कि 135 करोड़ के देश में 135 करोड़ लोग जब उपभोक्ता बनते हैं, तो जब वो चीज़ें का उपभोग करते हैं, चीज़ें लेते हैं, तो उस ट्रांजैक्शन से जो टैक्स मिलता है उस पर देश चलाते हैं। ये उपभोक्ता बेस्ड इकोनॉमी हो गई। लेकिन हमें कहीं ना कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी भी होनी चाहिए। यदि हमारा वित्तीय घाटा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो ट्रेड गैप है वो नहीं के बराबर पॉजिटिव में चला जाता है, वो सही मायने में हमारी इनकम है। टैक्सेस से इनकम नहीं है। सही मायने में देश कमाता कब है
जब देश अपनी चीजें निर्यात करके कमाता है। तो बार बार आंकड़े भी आते हैं, प्रधानमंत्री महिमा मंडित करते हैं अपने आप को, अपने सरकार को, कि रिकॉर्ड स्तर पर निर्यात बढ़ा है। तो फिर लगा कि अब देश में बहुत स्थिति ठीक होगी। लेकिन जितने रिकॉर्ड स्तर पे निर्यात बढ़ता है उससे ज्यादा रिकॉर्ड स्तर पे आयात बढ़ता है। और पिछले वित्तीय साल में व्यापार का घाटा जो है, मतलब आयात और निर्यात के बीच का जो डिफरेंस है, यदि हम 100 रुपए का निर्यात करते हैं और 50 का आयात करते हैं तो हम 50 रुपए प्रॉफिट में हैं। और यदि हम 100 रुपए का निर्यात करते हैं और 150 का आयात करते हैं तो हम 50 रुपए घाटे में हैं। हमारा जो व्यापार घाटा है वो 88% बढ़कर 192.41 अरब डॉलर माने 14.52 लाख करोड़ हुआ है। हमारा व्यापार घाटा 14.52 लाख करोड़। हमने निर्यात कितने का किया? 21.25 लाख करोड़। और आयात कितने का किया? 46 लाख करोड़। ये हमारे वित्तीय आंकड़े हैं और ये आंकड़े मेरे अपने नहीं हैं। ये आंकड़े सरकार ने लोकसभा के पटल पे रखे हैं। उसके बाद आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक ऐसी ऑटोनोमस बॉडी थी, स्वतंत्र बॉडी थी, जो इस देश की महंगाई, मुद्रास्फीति, इन तमाम चीज़ों पे चेक रखती है। लेकिन आरबीआई में, रिजर्व बैंक में बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री लिए जाते हैं जिनका विश्व में नाम है। मनमोहन सिंह जो पंतप्रधान, और अब लगता है कि वो 10 साल तो बहुत सफलता के प्रधानमंत्री के थे, मनमोहन सिंह साहब भी आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। ऐसे बड़े बड़े स्टॉलवर्ड हमारे यहाँ आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। वो इसलिए कि आरबीआई के गवर्नर और उनका बोर्ड हमेशा महंगाई, मुद्रास्फीति, बैंकिंग, इस पे पैनी नज़र रखते हुए देश की जनता को महंगाई से बचाने का प्रयास करते हैं, कभी इंटरेस्ट रेट बढ़ा के, कभी इंटरेस्ट रेट कम करके। 2014 से लेकर लगातार आरबीआई के कामकाज पे केंद्र सरकार का दखल इतना ज़्यादा हो गया कि 2014 में जब सरकार आई तब रघुराम राजन गवर्नर थे। वो कांग्रेस ने अपॉइंट किए थे, लेकिन विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। उनके ऊपर लगातार ब्याज दर की कटौती का प्रेशर सरकार डालती रही। तब वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली थे। बार बार ब्याज कटौती के मायने ये हैं कि उद्योगपतियों को ब्याज, सस्ते ब्याज पे लोन मिलता है। सरकार तब महंगाई को रोकने के लिए ब्याज दर बढ़ा के दे रही थी। रघुराम राजन का लगातार सरकार से विवाद चलता रहा, उन्होंने इस्तीफा दिया। सरकार ने अपने हिसाब से, मोदी सरकार ने अपने हिसाब से उर्जित पटेल को गवर्नर बनाया। नोटबंदी उन्हीं के समय हुई। उर्जित पटेल नोटबंदी के खिलाफ थे। सरकार का टकराव जारी रहा, उर्जित पटेल को भी जाना पड़ा। उसके बाद सरकार ने सब रबर स्टैंप ला के रखे हैं। आरबीआई से पैसा भी ले लिया सरकार ने, उनका जो रेशो था पैसा रखने का वो भी कम किया। और अब सब चीज़ें भगवान भरोसे हैं। इसीलिए हमारा देश लंका की तरफ जा रहा है। क्या महंगाई में भला हो हमारे किसान भाइयों का, जिससे हमारी सरकार कोई सरोकार नहीं रखती। क्योंकि राज्यपाल मलिक साहब ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से 700 किसानों की शहादत की बात की, तो बाकायदा जो कहा है मलिक साहब ने, उसको मैं रेखांकित करता हूँ। मलिक साहब के अनुसार मोदी जी ने कहा, जो मरे वो मेरे लिए थोड़ी मरे। वो किसान भाई है जो देश को लगातार अनाज देता है, इसलिए हम कम से कम भूखे नहीं मर रहे हैं। लेकिन यदि ऐसी स्थिति चलती गई तो हम
श्रीलंका के तौर जाने के लिए उस मुहाने पे बैठे हुए हैं। और ये बात मैं अकेला नहीं कह रहा हूं, कुछ खबरें छन के आ रही हैं। सुना गया कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने एक मीटिंग ली जिसमें देश के सभी मंत्रालयों के सचिव थे, कैबिनेट सेक्रेटरी थे, आर्थिक मामलों के जो एडवाइज़र थे वो थे, डवाल साहब थे और अमित शाह जी भी थे। जो खबरें आ रही हैं, पहली बार शायद इस देश के ब्यूरोक्रेसी ने खुल के प्रधानमंत्री जी को आगाह किया। कई सचिवों ने प्रधानमंत्री जी को इस बात को रेखांकित किया कि प्रधानमंत्री जी, हाल ही के 5 राज्यों के चुनाव में आपके पार्टी ने जो लुभावने वादे किए हैं, वो लुभावने वादे निभाते निभाते हम दिवालिया हो जाएंगे। देश की वित्तीय स्थिति बहुत ही गंभीर है। शायद पहली बार इस देश के ब्यूरोक्रेसी ने अपना नैतिकता का बल सामने रखते हुए कोई अच्छा काम करने का प्रयास किया, क्योंकि अब स्थितियां सभी के हाथ के बाहर जा रही है। ऐसे में हमारा देश जो हम फोकस कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कि हम खर्चे कैसा कम करें, कर्जा कैसा उतारने का प्रयास करें, एक्सपोर्ट कैसा ज़्यादा बढ़ाएं, इससे ज़्यादा हम इस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि मटन हलाल हो या झटके पे हो, हिजाब पहना जाए या ना पहना जाए, गीता पढ़ी जाए या ना पढ़ी जाए, हल्दीराम के भुजिया के पैकेट पर यदि उर्दू में लिखा गया है तो उसको हिंदी में कैसा किया जाए, जिलों के नाम कैसे बदले जाए। लेकिन ये तमाम एक्सरसाइज जो है ये आपके वित्तीय संकट को कहीं भी हल करता नजर नहीं आता। ये मात्र जनता को भ्रमित और जनता को डिफोकस्ड, जनता का जो लक्ष्य है उसको दुर्लक्षित, जो मेन मुख्य समस्या है उसको दुर्लक्षित करने का एक सरकार का और पार्टी का प्रयास है। हिंदू वॉइस लगातार बार बार आपके सामने मुख्य समस्याओं को लेके आता रहता है। आज भी ये वित्तीय आंकड़े जो पार्लियामेंट के पटल पे थे उसको जब देखा, पढ़ा, विश्लेषित किया तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि लंका भारत से ज़्यादा दूर नहीं और लंका में होने वाली चीज़ें, लंका की आई हुई खबरें दिल दहलाती हैं। क्या हम उस मोड़ पे जा रहे हैं? और यदि हम उस मोड़ पे नहीं जा रहे हैं तो हमारी सरकार क्या कर रही है? एक तरफ हम सब कुछ ठीक है बोलने की बात कर रहे हैं और फिर हम जुलाई तक फ्री का अनाज 80 करोड़ लोगों को देने की बात भी कर रहे हैं। ये क्या चुनाव में जितवाने के बाद की मिलने वाली रिश्वत है, या चुनाव के पहले किए हुए वादे, लुभावने वादे जो देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए बहुत गंभीर है? हो सकता है कुछ लोगों को ये गरीबों के खिलाफ वीडियो लगेगा, लोगों को लगेगा कि अनाज मिलता है तो क्यों नहीं देना चाहिए। लेकिन जब आपके झोली में कर्जा हो, आपके सर पे कर्जा हो, तो एक परिवार में भी जब बहुत ज़्यादा कर्जा होता है तो लोग त्यौहार भी बहुत सादगी के साथ मनाते हैं, या हम लाखों दिए प्रज्वलित करते हैं, करोड़ों के मंदिर बनाने की बात करते हैं, और देश पे हर आदमी पे कर्जा 1 लाख रुपए हो चुका है। लेकिन यदि इसमें भी आनंद आपको मनाना हो तो आप इस बात को मना लीजिएगा कि आप सब लखपति हो गए, क्योंकि यदि आपके ऊपर 1 लाख रुपए का कर्जा है, इसका मतलब आपकी जो हालात है वो 5 लाख रुपए की है, क्योंकि बैंक में जब आप 5 लाख रुपए की चीज़ गिरवी रखते हो तो 1 लाख कर्ज मिलता है, और यदि 1 लाख कर्ज हर एक के ऊपर है तो हम सब लखपति हैं। ऐसा मान के ही आनंद उठाना है तो उठाइएगा, लेकिन वस्तुस्थिति आपके सामने जो है उससे कब तक आप भागेंगे? एक ना एक दिन वो आपके गला पकड़ लेगी। आज इतना ही, फिर आऊँगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा हिंद वॉइस।